जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लाग्रेंजेस थ्योरम को प्रूव किया, रोल्स थ्योरम को प्रूव किया। उसके बाद हमने कहा था इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो पहले हम लोग लाग्रेंजेस को एक एनोदर फार्म में लिखते हैं। एनोदर फार्म ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम है और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर उस पर भी बातें की जाती हैं। तो पहले उसको हम क्लियर कर लें कि एक अनदर फॉर्म ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम क्या है। उसके बाद हम लोग इसको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रोल्स एंड लाग्रेंजेस थ्योरम पे आ जाते हैं। तो पहले अनदर फॉर्म ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। है क्या हो अनदर फॉर्म ऑफ और अदर फॉर्म ऑफ लाग्रेंजेस थ्योरम। इसके पहले जो हम लोगों का लाग्रेंजेस थ्योरम था वो ये था कि एफ सच दैट ए बी टू आर एक फंक्शन है, राइट, और यह कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, डिराइवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तो सी एक ऐसा पॉइंट था ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कि सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है। दिस इज द लाग्रेंजेस थ्योरम। इसका अदर फॉर्म क्या है, अदर फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। अब क्या करिए ना, टेकिंग बी इज इक्वल टू ए प्लस एच, वेयर एच इज ग्रेटर देन 0, बी एनी नंबर। तो यहां जो हम लोग C लिखते हैं तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर यहाँ 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 सच दैट कि जो C हो जाता है वो A प्लस हमारा थीटा एच हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ C क्या होता है, हमारा जो लाग्रेंजेस थ्योरम है वह ओपन इंटरवल ए बी के बीच में मेरा कोई नंबर होता है। जो सी हमारा है, सी बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए और बी के बीच में होता है। तो जब हमने लिखा कि देयर एग्जिस्ट थीटा सच दैट 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, तो इसी में जो है ना हमारा सी का रहस्य छुपा हुआ है। जरा आप देखिए कैसे निकल के आता है। अच्छा, अब यहाँ जो हमारा ए बी जो इंटरवल था, दिस ए बी, ये इंटरवल मेरा हो गया क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच, ठीक है जी, यस एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए ए प्लस थीटा एच इनके बीच में आता है कि नहीं। थीटा कहाँ है, 0 और 1 के बीच में है, सिंस 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। तो थीटा एच क्या है, एच ग्रेटर देन 0 है, एच ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज अगर एच से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो एच से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने जो है, हमें चाहिए ए प्लस थीटा एच, ठीक है, थीटा एच हमने निकाल लिया, एच थीटा लिखा है, थीटा एच लिखा है, बात तो एक ही है। चलिए हमने वही फॉर्म लिख दिया। अब मुझे ए प्लस थीटा एच चाहिए, तो ए ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए लेस देन ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच। तो दिस इंप्लाइज ये हो गया ए लेस देन ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच, राइट। ये ए है, लेस देन ए नंबर है, और लेस देन ए प्लस एच का मतलब बी है, राइट। और ए और बी के बीच में तो कोई नंबर हमारा सी था, तो हो गई। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर थीटा जो 0 1 के बीच में है, ऐसा कि C इज इक्वल टू हम ए प्लस थीटा एच लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, और C A और B के बीच में क्यों होगा, आप देख लीजिए। सॉरी, ए प्लस थीटा एच ए और बी के बीच में क्यों होगा, हमने इस चीज को यहाँ प्रूव कर लिया। और इस चीज को आप नोट कर लें कि ए प्लस थीटा एच जो हम सी लिखते हैं वह सी की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या, ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर होगा जहां एफ डैश सी की वैल्यू होगी। तो अब हम कैसे उस चीज को लिखेंगे, अब सी की जगह ए प्लस थीटा एच लिख दीजिए। तो ये जो कुछ वैल्यू है अगर मैं इनको स्टार नाम दे दूं तो फिर क्या कहेंगे भाई। अच्छा, लगे यहाँ तक स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ जो स्टेटमेंट लाग्रेंजेस थ्योरम का होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि एफ सच दैट
a to a plus h to r be a function such that कैसा होगा, a से a plus h ये कंटिन्यूअस होगा और इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर, कौन नंबर लिखेंगे, a प्लस थीटा h, एक ऐसा नंबर होगा जो a और a प्लस h के बीच में होगा, जहां थीटा कैसा होगा, 0 लेस देन 1। देयर एग्जिस्ट ए नंबर थीटा, हमेशा कोई एक नंबर थीटा ऐसा मिलेगा 0 और 1 के बीच में, जहां c की वैल्यू a प्लस थीटा h होगी। ठीक है, अब वो लाग्रेंजेस थ्योरम कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये सारी वैल्यू आप स्टार में लिख दीजिए। तो यूजिंग स्टार आ जाइए, एफ डैश सी है तो सी की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, का मतलब बी इज व्हाट, पता कर लीजिए यहाँ से, बी सेम एज ए प्लस एच, तो दिस इज द ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ क्या है, ए, एफ ऑफ ए एज इट इज अपॉन बी माइनस ए, और बी मेरा क्या है, ए प्लस एच एंड दिस इज द माइनस ए, कैंसिल, तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी जो हमारे एकेडमिक स्तर पे जो क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अनदर फॉर्म ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम क्या, अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ द लाग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसके पीछे जो कंसेप्ट रही है वो बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रोल्स एंड लाग्रेंजेस थ्योरम। इसका एप्लीकेशन क्या है, जरा देखते हैं कि जो रोल्स थ्योरम में मैं जो लिखता हूं और जो मैं लाग्रेंजेस थ्योरम में लिखता हूं, एक्चुअल में उनका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। इसको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस भी कहते हैं। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल्स एंड लाग्रेंजेस थ्योरम, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ बात कर लें, और उसकी मीनिंग क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं रोल्स और लाग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, एफ डैश सी 0 होता है, तो वो है क्या, ग्राफ के संदर्भ में एफ डैश सी क्या होता है सबको पता है, बट हम उसको कैसे वहां पे अप्लाई करेंगे, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ बात करने जा रहे हैं। और इस चीज को हम लोग यूं भी लिखते हैं कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स एंड लाग्रेंजेस थ्योरम। तो ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। यूं आ जाइए थोड़ा, ये मैं यहाँ रोल्स थ्योरम की बात कर लूं और इस जगह मैं लाग्रेंजेस साहब की बात कर लूं। ठीक है जी, चलिए अब मैं थोड़ा यहाँ दूसरा बात कर लूंगा। रोल्स थ्योरम में हमारा क्या है कि रोल्स थ्योरम में जो फंक्शंस का जो कैरेक्टर है वो ये है कि एफ सच दैट ए बी टू आर एक फंक्शन है जहां एफ जो है कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में, पहली बात है। दूसरी बात है कि एफ जो है वो डिराइवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर इतनी सारी बातें हैं तो एटलीस्ट एक नंबर सी ओपन इंटरवल में ऐसा होगा कि एफ डैश सी 0 होता है। ठीक है, ये बात तो है, रोल्स का स्टेटमेंट यही कहता है। लाग्रेंजेस साहब ये कहते हैं वही है, ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल टू आर एक फंक्शन डिफाइंड हो ऐसा कि एफ जो हो वो कंटिन्यूअस हो, कहाँ, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी में। एफ जो हो वो डिराइवेबल हो, कहाँ, ओपन इंटरवल ए बी में। Then there exists at least one point C belongs AB, ऐसा कि f dash C is equal to f of B
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये बात है। चलते हैं बारी बारी से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। 3 कंडीशंस है यहाँ। एक बात और आप ध्यान दें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनके बीच में फिगर बन जाएगा। ये कंटिन्यूअस का जो है ना एप्लीकेशन है, यही इसकी जो है मीनिंग होती है कि जो हम कहते हैं कि वो फंक्शंस फला जगह कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब उस डोमेन में वो फंक्शंस का जो है पूरा हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन, इसको डिलीट कर, एक मिनट, थोड़ा इनकी एनालिसिस कर दी जाए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन इनके। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, ए भी कहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर कन्वीनियंस हमने ए यहाँ ले लिया और बी यहाँ ले लिया। अब ए और बी के बीच ग्राफ बन जाएगा, फंक्शंस का चित्र बनेगा ए और बी के बीच में, वह किसी भी तरीके का हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ एक बात कही है रोल्स थ्योरम में कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि जो ए पर जो फंक्शंस की वैल्यू है और जो बी पर जो फंक्शंस की वैल्यू है, यानी ये हो गया एफ ऑफ बी और ए पर हो गया एफ ऑफ ए, यानी ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो सेम है। कंडीशंस थर्ड ये कहता है रोल्स थ्योरम का कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीनिंग ए और बी पर फंक्शंस की वैल्यू सेम है, मतलब ये सेम है। अब ये कहता है कि अगर इतनी कंडीशन से फंक्शन एफ सेटिस्फाई करता है तो ए बी के बीच में एक ऐसा नंबर सी होगा जहां एफ डैश सी 0 होगा। अच्छा, एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, एफ डैश का मतलब क्या होता है, इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? इसका तो एफ डैश का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बड़ी जबरदस्त मीनिंग है, बट एक मीनिंग ये भी है यहाँ कि जो फंक्शन है, जो हमारा ग्राफ है, उसका डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये वाई डैश या एफ डैश की मीनिंग यही होती है कि उस पॉइंट पे जो है हम ना वो टेंजेंट का स्लोप पता करते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब हमने एक्स इज इक्वल टू सी पे निकाला है और ये वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब ये होता है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी एक्स इज इक्वल टू सी पर जो हमने टेंजेंट खींचा है उसका जो स्लोप है वो 0 है। ये जो एफ डैश होता है ना, जो एफ डैश सी लिखे हैं, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश सी? एफ डैश सी का मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी फॉर एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शंस ली गए जिसका फिगर ए और बी के बीच में बना है, वो जो फंक्शन हमारा है एक्स इज इक्वल टू सी पर टेंजेंट का वो स्लोप देता है। ठीक है, टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, स्लोप पता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। अब ये कह रहा है ना कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो 0 है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 कब होता है? मुझे पता है कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि कोई एंगल बनाएगा नहीं, और टेन थीटा हम लोग जानते हैं, टेन थीटा इज द स्लोप, तो फिर वहां वो 0 हो जाएगा। तो इसके 0 होने का मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू सी, यानी कर्व पर कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो वो जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x होगा। दिस इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द रोल्स थ्योरम और दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर दैट फंक्शन। तो मीनिंग ये है कि C पर जो हमारा A से B जो ग्राफ बनेगा जिस भी तरीके का बनेगा, लेकिन ये जो C है हमारा, यहाँ पर कैसा होगा कि जो ग्राफ बनेगा, जो फंक्शन होगा, वो ये जो टेंजेंट है दिस इज द पैरेलल, तो फिर यहाँ ग्राफ का नेचर कैसा होगा? या तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, दिस टाइप ऑफ द ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना, दिस इज द पैरेलल टू, और ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए। ये बड़ा जरा जबरदस्त एप्लीकेशन हो गया। एफ डैश सी 0 होने का मतलब है कि ग्राफ के उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? तो वहां पर ग्राफ का नेचर ऐसा बनेगा, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, वहां ऐसा बनेगा।
यानी वहां पर ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, तो मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ये बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रोल्स थ्योरम और दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट सी इज इक्वल टू 0। तो ये बात मेरी हो गई। क्या मतलब हो गया, अगर एक लाइन में मैं बात कह दूं, अगर कोई फंक्शन इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर अगर हम उस ग्राफ पर और फंक्शंस पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो जो टेंजेंट जो मिलेगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, ये हमारा रोल्स थ्योरम क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई। अब हम लोग थोड़ा यहाँ लाग्रेंजेस थ्योरम साहब पे आते हैं। देखिए लाग्रेंजेस क्या कहते हैं। लाग्रेंजेस में थर्ड कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है कि वहां एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, या ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, सेम हो भी सकती है नहीं हो सकती है। अगर सेम हो गई तो लाग्रेंजेस थ्योरम कन्वर्ट इन द रोल्स थ्योरम, अगर सेम नहीं है तो फिर लाग्रेंजेस थ्योरम है ही है, ऑलरेडी है ही वो। तो चलिए इनका जरा देख लें क्या यहाँ जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस इनका हो रहा है लाग्रेंजेस साहब का। ठीक है जी, आ जाइए, ये हो गया। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली ए और बी के बीच फंक्शंस का हमारा पूरा चित्र बनेगा, और फंक्शंस किस तरीके का होगा वो तो फंक्शन पर डिपेंड करता है कि फंक्शंस कैसा दिया हुआ है। कंटिन्यूटी होने की मीनिंग ये है कि ए और बी के बीच फंक्शंस का हमारा एक ग्राफ बन जाएगा, एक फिगर बन जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि वो कैसा हमारा कर्व है। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएबल है तो मतलब ईच पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, यानी जो स्लोप आएगा वो यूनिक आएगा। ये हमारा डिराइवेबल का कंसेप्ट ही है। अब ये क्या कहता है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये कंटिन्यूअस है तो अगेन इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी मुझे मिलेगा, कैसा मिलेगा कि एफ डैश सी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, यहाँ एफ डैश सी जीरो नहीं है, अगर यहाँ एफ डैश सी जीरो होता तो इसका मतलब कि जो टेंजेंट होता पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहाँ इस स्लोप की वैल्यू एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस मच है। ठीक है, ये जीरो नहीं है तो जीरो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब तो देखते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में जो है ना इसका मतलब क्या है। इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से जो करने जा रहे हैं उसकी मीनिंग यही है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये जो क्वांटिटी है ये किन रहस्यों को लेके जो है ना छुपा हुआ है, ये क्या है, कौन सा रहस्य है, तो उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। चलिए आइए थोड़ा शुरू हो जाइए, और यहाँ थोड़ा अटेंशन से जो है ना बोर्ड पे आपका ध्यान से रहना चाहिए। अगर ध्यान है तो फिर इसकी आत्मा क्या है ना वो आप देख लेंगे। तो चलिए ए पर फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो ए पर फंक्शंस की वैल्यू हो गई ये पॉइंट दिस, तो ये हो गया और एफ ऑफ ए हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया दिस, राइट। बी पर जो वैल्यू है पता नहीं क्या है, बड़ी है बराबर तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे पता नहीं, तो ये बी हो गया और ये एफ ऑफ बी हो गया। ठीक है जी, अब कह रहा है कि इनके बीच एक ऐसा नंबर सी होगा जहां एफ डैश सी आएगा, और एफ डैश का मतलब यही हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी क्या है, जब एफ डैश हम निकालते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक लाइन का मतलब आप समझिएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, रूट्स पे वर्क करिए बाकी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। एफ डैश सी है जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू सी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, वो ये वैल्यू है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, ये अगर पॉइंट का नाम मैं ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम मैं अगर बी दे दूं, तो ए और बी कहाँ है, जो फंक्शन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ पर ए और बी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर मैं निकालूं तो देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज क्या आएगा, क्या इक्वेशन होता है, अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास करती है तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस इसको x1 y1 ले लिया जाए और इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस वाई वन, तो y2 ए है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिखना बेटर है, मैं यहाँ लिख दूं, राइट, y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन व्हाट x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 इज b माइनस x1 मतलब a इंटू x माइनस x1 होता है, x1 हमारा
Yes, this. So this is the equation of the line passing through the point A and B, and A and B lies on the curve जो y equal to f of x जो ग्राफ है हमारा, यहाँ ये क्या निकला है, what? ये क्या है भाई? This is the slope of the line AB. अभी लाइन AB को बना लीजिए अब, तो थोड़ा मैं भी बना लूं और आप भी इस फिगर को बना लीजिए। इस फिगर को बना लेंगे ना तो फिर ये कंसेप्ट आपके पास हमेशा रहने वाला है। ये हो गई दिस, ये हो गया हमारा थीटा। अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, सबको पता है। ये हमारा स्लोप हो गया, मतलब कि ये जो लाइन ए बी है वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है, अगर वो थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस मच, राइट। ये इसका स्लोप हो गया इस लाइन का। अब ये लाग्रेंज साहब कहते हैं कि ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहां एफ डैश सी होगा, मतलब कि जो कर्व बनेगा उस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, क्योंकि एफ डैश सी क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और सी पॉइंट जो ए बी के बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट है, तो यानी इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप एक होगा। तो मतलब कैसा होगा कि दिस इज द पैरेलल, यानी ये पैरेलल आएगा। तो जो कर्व ए और बी के बीच में बनेगा जिस भी तरीके का बने, इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तभी तो ये दोनों स्लोप इसके इक्वल होंगे। तो मतलब क्या होगा, तो लाग्रेंज ये कहते हैं अगर ये क्राइटेरिया कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यानी वो जो टेंजेंट होगा, दिस टेंजेंट वो पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी ये जो कर्व बनेगा, मैं भी हाथ बात कर लूं थोड़ा अपनी, आइए देखिए जी, समझिए, ये पॉइंट ए है और ए बी है, और हमने ए बी इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकाला, ठीक। तो लाग्रेंज साहब ये कहते हैं कि ये हमारा ऐसे देख लीजिए, ये ए था ये बी था, इनके बीच एक ऐसा पॉइंट सी होगा कि उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यू होगी, मतलब इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दिस टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन ए बी, ठीक है, यानी कार्ड ए बी के पैरेलल होगा। कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट लाइन ए बी के कार्ड के पैरेलल होंगे, मतलब दोनों का स्लोप एक है। स्लोप एक, अगर लाइन का स्लोप एक है तो उसका मतलब होता है दीज लाइंस आर द पैरेलल, मतलब ये और ये जो होंगे वे पैरेलल होंगे। तो यहाँ ए और बी से पास करने वाली लाइन इस टेंजेंट के पैरेलल है। लाग्रेंज कहता है, रोल्स क्या कहता है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट खुद जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए तो ये लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, ये हमारा रोल्स थ्योरम कहता है। और लाग्रेंज ये कहता है कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप खींचेंगे वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो एंगल और ए बी जो लाइन पास करेगी इन दो पॉइंटों से उसकी एंगल सेम होगी। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लाग्रेंज एंड रोल्स थ्योरम। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट रहा है रोल्स और लाग्रेंज थ्योरम्स के पीछे, इनका एप्लीकेशंस क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और एक बात दूसरा फॉर्म लाग्रेंज का क्या है वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। जब भी हम उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो आपके कमेंट को हम ध्यान में रख करके उस चीज का हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।